साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष से ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा जो मुद्दा है इजराइल हमास का शांति समझौता है। संघर्ष विराम से संबंधित समझौता जो किया गया है उससे है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं शेयर भी कीजिएगा। साथियों, इससे पहले कि मैं इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के विस्तार पर जाऊं, मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि दोनों देशों के बीच संघर्ष का इतिहास क्या रहा है। और उसके बारे में अगर आपको परिचित पहले करवा दूं तो फिर आप आसानी से आपके सामने एक स्पष्ट तस्वीर जो है इजराइल हमास की आ जाएगी। साथियों, असल में इजराइल और हमास हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया के बीच का संघर्ष जो है दशकों पुरानी जड़ों और जटिल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों से जुड़ा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष के मुख्य कारणों को अगर देखें तो उनमें भूमि विवाद है, धार्मिक संघर्ष है, दो राज्य यानी फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए अलग अलग राज्यों के समाधान का विफल होना शामिल है। इस प्रकार यह संघर्ष केवल इसको हम सैन्य टकराव ही नहीं कह सकते, बल्कि इसमें ऐतिहासिक और मानवीय संकट भी गहराई से जुड़ा हुआ है। साथियों, वर्ष 1948 में 1948 में इजराइल का गठन हुआ, जिसे संयुक्त राष्ट्र के प्लान के तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के प्रस्ताव के बाद लागू किया गया। अरब देशों ने इस फैसले का विरोध किया और 1948 का पहला अरब इजराइल युद्ध जो है शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। इजराइल ने अपने राज्य की सीमाओं को तो विस्तारित कर लिया, लेकिन फिलिस्तीन राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। वर्ष 1964 में अरब लीग द्वारा फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य जो था फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। इस बीच इजराइल और पीएलओ के बीच कभी युद्ध विराम की जो है आंख मिचौनी का खेल भी चलता रहा और लोग और जान माल की हानि भी होती रही। लेकिन 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, पूर्वी यरूशलेम है, गोलन हाइट्स है और सिनाई प्रायद्वीप, इन पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार गाजा पर इजराइल का जो है सैन्य नियंत्रण शुरू हुआ। इसके विरोध में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के लिए इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की आवाज उठने लगी और आगे जाकर 1987 में 1987 में हमास इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य इस्लामिक शासन की स्थापना करना और इजराइल को खत्म करना है। हालांकि पीएलओ और हमास दोनों ही जो है फिलिस्तीनी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों संगठन फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन उनके उद्देश्यों, विचारधाराओं और कार्यप्रणालियों में महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों के बीच संबंध जटिल और ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। पीएलओ जहां धर्मनिरपेक्ष सेकुलर विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहीं हमास इस्लामिक राष्ट्रवाद से प्रेरित है। पीएलओ बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता है, तो दूसरी ओर हमास जो है आमतौर पर सशस्त्र संघर्ष को प्राथमिकता देता है। इसलिए दोनों संगठनों के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी हुई हैं। हमास का उदय जो है फिलिस्तीनी विद्रोह या कहें इंतिफादा के दौरान हुआ था, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा का एक हिस्सा था। हमास 2007 से गाजा पट्टी में वास्तविक शासक निकाय रहा है, जब इसने फिलिस्तीन प्राधिकरण को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो या कहें कि 2007 से गाजा पट्टी में जो है हमास स्थापित है। साथियों, वर्ष 1993 में इजराइल और कई अन्य देशों ने
फिलिस्तीन फिलिस्तीनी लोगों के वैध प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ को मान्यता प्रदान की। इसके बाद ओस्लो समझौता हुआ 1993 में। इसके तहत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इससे जो है फिलिस्तीनी स्वायत्त क्षेत्र यानी गाजा और वेस्ट बैंक की स्थापना की गई, लेकिन यह विवादों और हमलों को रोकने में विफल रहा। और वर्ष 2007 में हमास ने गाजा पर जब पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया तो गाजा पर इजराइल का ब्लॉकेड 2007 से अब तक शुरू मतलब प्रारंभ ही रहा वो, और जिसमें इजराइल और मिस्र ने गाजा पर कड़े आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी भी जो है लगा दी। स्वाभाविक है कि इससे जो गाजा की अर्थव्यवस्था थी बुरी तरह प्रभावित हुई और वहां मानवीय संकट भी इसकी वजह से बढ़ गया। इसके बाद 2008 से 9 में ऑपरेशन कॉस्टलीट के अलावा 2012 और 2014 तथा 2021 में दोनों पक्षों के बीच जो है संघर्ष होते रहे। लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर अभूतपूर्व हमला किया और जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए और दर्जनों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी की और जिससे हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों बेघर हो गए। साथियों, अब आते हैं हम 19 जनवरी 2025 से लागू हुए इजराइल हमास समझौते पर, यानी युद्ध ये जो संघर्ष विराम है उस पर आते हैं। और यह समझौता वास्तव में महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम के बाद अब लगता है कि दुनिया एक बड़े युद्ध का दुनिया में जो है एक बड़े युद्ध का अंत हो गया है, क्योंकि लेबनान है, सीरिया है, यमन और इराक तक इस संघर्ष की चपेट में आ चुके थे और तीसरे विश्व युद्ध की भी बात की जाने लगी थी। और इस बात का डर लगातार बना रहा कि कहीं इजराइल और ईरान में सीधा युद्ध शुरू न हो जाए। स्वाभाविक है कि शांति की यह संभावना न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शांति की किरण बनकर आई है। जो यह संघर्ष विराम समझौता हुआ है दोनों पक्षों के बीच, अरब इजराइल और हमास के बीच। अन्यथा युद्ध को खत्म कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई स्तर पर कोशिशें जो थी जारी थी, मगर उनका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पा रहा था और दोनों ही पक्ष अपनी जीत पर एक प्रकार से कहें कि अड़े थे। भारत भी बराबर दोनों पक्षों के बीच आपसी वार्ता करके संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर जोर देता रहा। और आज जब ये समझौता हो चुका है तो भारत ने भी उसका स्वागत किया है। साथियों, इस समझौते में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका अहम रही है, महत्वपूर्ण रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले हमास को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि वह उनके शपथ ग्रहण से पहले यानी 20 जनवरी 2025 से पहले जो है युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप दे दे और इजरायली बंधकों को रिहा करे। ट्रंप का तो यहाँ तक कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमास को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार ट्रंप की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही और जब यह सहमति बन गई दोनों देशों के बीच तो इसकी घोषणा भी पहले ट्रंप ने ही की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रंप इस समस्या से जो है बराबर जुड़े रहे, उन्होंने बराबर संपर्क बनाए रखा इस समस्या के समाधान में। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते का उपयोग वह अब्राहम समझौते को विस्तार देने के लिए करेंगे आगे।
अब्राहम समझौता उल्लेखनीय है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया गया था। अमेरिका समर्थित इस समझौते के कारण जो है कई अरब देशों के साथ इसराइल के संबंध सामान्य हुए। यानी इसराइल को अरब देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने में इस समझौते से जो है सुविधा हुई। हालांकि समझौते की रूपरेखा जो ये हुआ है, संघर्ष विराम का समझौता, यह मई 2024 में बाइडेन ने इसकी पेशकश की थी। खबरों के मुताबिक इसराइल और हमास कतर और अमेरिका की कठिन अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद इसके लिए सहमत हुए, और जिसमें मिस्र भी शामिल था। और कतर की राजधानी दोहा जो है इस समझौते की गवाह बनी, यानी वहां पर यह समझौता हुआ। साथियों, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इसराइल बंधकों को छुड़ाने का दबाव भी यहाँ काम आया। अनुमान है कि पिछले 15 महीनों में, जब से यह युद्ध शुरू हुआ, इसराइल में इसके लिए 900 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। इजरायली सेना भी गाजा में जंग लड़ते हुए एक प्रकार से थक चुकी थी। यही नहीं, इस जंग की वजह से इजराइल की आर्थिक हालत भी बिगड़ रही थी। इसके अलावा इजराइल पर उसके सहयोगी अमेरिका समेत और भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारी दबाव था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजरायली कार्रवाई को नरसंहार बताया था, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कारण यही था कि इस युद्ध में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, उन सबको ताक में रख दिया गया था, और जिस वजह से काफ़ी अधिक जान माल की हानि हुई। कई निर्दोष लोगों की इसमें जान गई। दूसरी ओर हमास अपने प्रमुख नेता याहिया सिनवार की मौत और हिजबुल्लाह एवं सीरियाई सरकार की कमजोर स्थिति के चलते जो है यह समझौता करने को मजबूत हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही पक्ष जो हैं समझौता करने को एक प्रकार से विवश हुए अपनी आंतरिक स्थिति के कारण। साथियों, प्रस्तावित युद्ध विराम 3 चरणों वाला समझौता है। पहले और दूसरे चरण में गाजा में बंधक बनाए गए 94 लोगों को बारी बारी से रिहा किया जाएगा, जिसमें पहले महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग, उनकी रिहाई को प्राथमिकता दी गई है। इसके बदले में इजराइल करीब 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से कुछ तो कैदी ऐसे हैं जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। और तीसरे चरण में इजरायली सैनिकों की वापसी, गाजा के पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंध रहित सहायता यानी बेरोक टोक सहायता और विस्थापित फिलिस्तीनियों की वापसी भी इस समझौते में, इस तीसरे चरण के ये जो तीसरा चरण होगा इसमें शामिल है। साथियों, इस प्रकार 7 अक्टूबर 2023 यानी 15 महीने से जारी संघर्ष के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद, हम कहें यह जो है शांति की पहल हुई है। गौरतलब है कि इस युद्ध में अब तक अनुमानित 23 लाख की आबादी वाली गाजा पट्टी में लगभग 90% लोग, 19 लाख के आसपास लोग जो हैं विस्थापित हो चुके हैं, और 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें अनेक महिलाएं हैं और बच्चे हैं, और जिनका युद्ध से कोई वास्ता ही नहीं था। इस युद्ध में कई फिलिस्तीनी इलाके तबाह हो गए, और अभी गाजा में अगर हम देखें मानवीय संकट भयावह है। दुख की बात यह है कि इस युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों का कोई ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा गया, और संयुक्त राष्ट्र, जिसकी कि यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी सुख शांति स्थापित करने में, वह भी एक प्रकार से मूक दर्शक बना रहा। साथियों, लेकिन संघर्ष विराम समझौता लागू होने के बाद भी अभी दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास कायम है। इजरायल संघर्ष विराम के पहले चरण में गाजा में एक बफर जोन में मौजूदगी बनाए रखेगा,
इजरायली रक्षा बलों का फिलिस्तीनी भूभाग में लगातार बने रहना कैदियों की अदला बदली के पहले विश्वास बहाल करने में मदद नहीं करेगा, यानी इससे एक आशंका जो है बराबर बनी रहेगी गाजा में एक बफर जोन की मौजूदगी से इजराइल की। साथियों, इस समझौते की जटिलताएं भी जो हैं युद्ध विराम को नाजुक बना रही हैं। कोई भी छोटी घटना शत्रुता को दोबारा हवा दे सकती है और दोनों देश जो है आमने सामने हो सकते हैं। इजरायली पक्ष की शिकायत है कि हमास की बंधकों को रिहाई की प्रतिबद्धता जो है वह अस्पष्ट है, और संघर्ष विराम लागू होने से कुछ घंटे पहले ही नेतन्याहू के इस वक्तव्य से भी शंका उत्पन्न होती है कि गाजा युद्ध विराम समझौता जो है अस्थायी हो सकता है और इजराइल के पास गाजा संघर्ष फिर शुरू करने का अधिकार है। स्वाभाविक है कि यह वक्तव्य जो है इसमें हम कहें कि एक प्रकार से दोनों के बीच भावी युद्ध की आहट जो है हमें सुनाई देती है। एक अनुत्तरित सवाल यह है कि युद्ध के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा, क्योंकि इजराइल गाजा के शासन में हमास की किसी भी संलिप्तता को स्वीकार करने से इनकार कर चुका है। और इसी तरह संघर्ष विराम समझौता फिलिस्तीन की चिंताओं को भी पूरी तरह दूर करने वाला नहीं है। यहाँ गौर करने योग्य है कि पिछले वर्ष मई 2024 के बाद कई बार तात्कालिक या अस्थायी युद्ध विराम को लेकर पहलकदमी हुई थी, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। लेकिन इस बार हम उम्मीद करें कि इतिहास अपने को नहीं दोहराएगा और ये जो संघर्ष विराम हुआ है इसको हम उम्मीद करेंगे कि यह स्थायी शांति समझौते में बदल जाए। साथियों, इन सब के बावजूद गाजा में हमास और इजराइल के बीच का यह युद्ध विराम समझौता भले ही नाजुक हो, इसमें अनेकों किंतु और परंतु हों, लेकिन यह स्वागत योग्य है। इस समझौते की सफलता काफी हद तक अब अगर हम कहें इजराइल हमास के बीच आपसी विश्वास पर कायम रहेगी। वह कितना एक दूसरे को आ, आपस में समझेंगे और किस प्रकार से इस समझौते को स्थायी तौर पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, यह दोनों इजराइल और हमास पर निर्भर करेगा। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि दोनों देशों के बीच हमेशा के लिए शांति स्थापित हो और जिससे विश्व में भी सुख शांति और अमन चैन कायम रहे। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और पुनः उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ मौजूद है। यदि समय मिले, अध्ययन करना चाहें तो अवश्य करें, लाभान्वित होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो पुनः मिलता हूँ किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।